नालंदा। ये नाम सुनते ही है ना, प्राचीन भारत की एक शानदार तस्वीर आंखों के सामने आ जाती है। ज्ञान का वो शिखर, शिक्षा का वो केंद्र। तो चलिए, आज भारत के इसी गौरवशाली इतिहास के पन्ने पलटते हैं और नालंदा की कहानी को जरा करीब से समझते हैं। लेकिन कहानी में आगे बढ़ने से पहले एक सवाल मन में आता है ना, कि दुनिया का पहला महान मतलब एक प्रॉपर रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी आखिर था कौन सा? और जवाब है नालंदा। जी हाँ, एक ऐसा ज्ञान का केंद्र जिसने कोई 10-20 साल नहीं बल्कि पूरे 600 सालों तक दुनिया में ज्ञान की मशाल जलाए रखी। तो इस सफर में हम क्या क्या देखने वाले हैं? भाई, हम ये समझेंगे कि नालंदा का 600 साल का वो दौर कैसा था, इसकी कामयाबी के पीछे की वजहें क्या थीं, मतलब वो 7 चाबियां क्या थीं। फिर ये भी देखेंगे कि कैसे ये राख से एक विरासत बना। और हाँ, आखिर में एक बहुत जरूरी सवाल पर भी बात करेंगे। चलिए, तो शुरू करते हैं इसके उस शानदार दौर से, वो 600 साल का सफर। 600 साल! जरा सोचिए तो, ये कितना लंबा वक्त होता है। इससे ये साफ हो जाता है कि नालंदा सिर्फ कोई इमारत नहीं थी। अरे, ये तो वो संस्थान था जिसने ना जाने कितनी पीढ़ियों को ज्ञान की रोशनी दिखाई। तो इसकी शुरुआत होती है करीब 427 ईस्वी में, जब गुप्त सम्राट कुमारगुप्त ने इसकी नींव रखी। फिर 7वीं सदी आते आते सम्राट हर्षवर्धन के दौर में ये और भी फला फूला। और असली गोल्डन पीरियड वो आया 8वीं से 12वीं सदी के बीच, जब पाल शासकों ने इसे सपोर्ट किया और ये अपने चरम पर पहुंच गया। मतलब राजाओं का ये साथ ही इसकी लंबी उम्र का सबसे बड़ा राज था। पर सवाल तो यही है कि नालंदा इतना महान, इतना बड़ा ज्ञान का केंद्र आखिर बना कैसे? तो चलिए, अब इसकी महानता के उस फॉर्मूले को डिकोड करते हैं। देखिए, नालंदा का इतना सफल होना कोई इत्तेफाक नहीं था। ये तो बिल्कुल एक परफेक्ट रेसिपी की तरह था, जिसमें कई सारी सही चीजें सही मात्रा में एक साथ आकर मिली। तो क्या थी ये रेसिपी? देखिए, इसके 7 खास हिस्से थे। पहला, इसकी शुरुआत एक बौद्ध मठ से हुई। दूसरा, इसकी लोकेशन बड़ी स्ट्रेटेजिक थी, जहां से व्यापार के रास्ते गुजरते थे। तीसरा, इसे हमेशा राजाओं का सपोर्ट मिला। चौथा, यहाँ का करिकुलम बहुत डाइवर्स था, मतलब हर तरह के विषय। पांचवां, दुनिया के नामी विद्वान यहाँ खींचे चले आते थे। छठा, यहाँ एक वर्ल्ड क्लास लाइब्रेरी थी। और सातवां, जो शायद सबसे जरूरी है, पढ़ाने का तरीका एकदम अनोखा था। और ये जो पढ़ाने का तरीका था ना, यही तो नालंदा की असली जान थी। यहाँ रट्टा मारने वाला सिस्टम नहीं था, बिल्कुल नहीं। यहाँ जोर था बातचीत पर, बहस पर। स्टूडेंट्स को इनकरेज किया जाता था कि सवाल पूछो, क्रिटिकली सोचो, अपने आइडिया बनाओ। सच कहें तो ये वही चीज है जो आज की मॉडर्न एजुकेशन का भी आधार है। कमाल है ना? मतलब यहाँ क्या नहीं पढ़ाया जाता था? फिलॉसफी, एस्ट्रोनॉमी, मैथ्स, मेडिसिन, लिटरेचर, सब कुछ। इसकी लाइब्रेरी तो मानो ज्ञान का समंदर थी, जिसमें हजारों हाथ से लिखी किताबें थी। और सोचिए, नागार्जुन, आर्यदेव, असंग जैसे बड़े बड़े विद्वान यहाँ पढ़ाते थे। तो जाहिर है, इन्हीं सब वजहों से नालंदा दुनिया भर के स्कॉलर्स और स्टूडेंट्स के लिए एक चुंबक की तरह बन गया था। लेकिन जैसा कि हर महान कहानी के साथ होता है, इस कहानी में भी एक बहुत दुखद मोड़ आया। तो चलिए, अब बात करते हैं उस दौर की जब एक युग का अंत हुआ और कैसे नालंदा राख से उठकर एक विरासत बना। साल था 1193, जब तुर्की सेनापति बख्तियार खिलजी ने इस पर हमला किया और इसे पूरी तरह नष्ट कर दिया। ज्ञान का वो सूरज राख में मिल गया। फिर सदियां बीत गईं। मॉडर्न जमाने में आर्कियोलॉजिस्ट्स ने इसकी खुदाई की, इसे फिर से दुनिया के सामने लाए, और आज ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। ये दर्जा खुद बताता है कि दुनिया के लिए इसका क्या महत्व है। ये बात बहुत अच्छी तरह से समझाती है कि नालंदा की महानता कोई एक दिन में नहीं बनी थी। ये तो सदियों की एक लंबी प्रक्रिया थी, जिसमें मेहनत थी, सही लोगों का साथ था और ज्ञान के लिए एक कभी न खत्म होने वाली प्यास थी। तो आखिर में नालंदा की ये पूरी कहानी हमें किस सवाल के साथ छोड़ जाती है? ये हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर सोचने के लिए मजबूर करती है। देखिए, नालंदा के ही जमाने में एक और महान ज्ञान का केंद्र था, तक्षशिला। वो भी दुनिया के सबसे पुराने लर्निंग सेंटर्स में से एक था। उसकी लोकेशन भी बहुत अच्छी थी और वहां भी बड़े बड़े विद्वान थे। मतलब कई बातें एक जैसी थीं। लेकिन
फिर भी दोनों में एक बहुत बड़ा फर्क माना जाता है। और यही है हमारा आखिरी और सबसे बड़ा सवाल। आखिर ऐसा क्यों है कि तक्षशिला के होते हुए भी नालंदा को ही मॉडर्न सेंस में एक यूनिवर्सिटी माना जाता है? जवाब शायद उसी रेसिपी में छिपा है जिसकी हमने बात की। एक फिक्स करिकुलम, एक ऑर्गेनाइज लाइब्रेरी और डिबेट पर आधारित टीचिंग मेथड। शायद यही वो चीजें हैं जो किसी भी ज्ञान केंद्र को एक असली विश्वविद्यालय बनाती हैं। है ना सोचने वाली बात?